आज दुनिया भर में ऊहापोह की स्थिति देखने को मिली क्योंकि काफी सारे जो इंटरनेट सिस्टम्स हैं वो क्रैश डाउन होते हुए नजर आए। और इसकी वजह बताई गई कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिस्टम में हुई एक टेक्निकल ग्लिच, जिसका असर एयरपोर्ट से लेकर बैंकों तक, स्टॉक मार्केट्स तक देखने को मिला। भारत में डोमेस्टिक क्षेत्र में खास करके एयरलाइंस पर इसका असर देखने को मिला और काफी ज्यादा परेशानी भुगतनी पड़ी कंज्यूमर्स को। इस मसले को और समझने के लिए और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जितिन जैन। आप हमारे साथ दुबई से जुड़ रहे हैं और वॉयजर इन्फोसेक के डायरेक्टर हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया जितिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद स्मिता। अगर मैं शुरुआत कर सकूं कि आज जो हुआ, इसे कहा जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे बड़े आउटेजेस में शामिल हैं। क्या ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर हुआ? दो चीजें हैं इसके अंदर। पहली बात तो अनप्रेसिडेंटेड स्केल तो है ही है। इससे पहले जो बड़े आउटेजेस वगैरह हुए वो मतलब एक सेक्टर स्पेसिफिक थे। शिपिंग पोर्ट को टारगेट किया गया, कभी एक स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट किया गया, और उसमें भी वो डेलिबरेट था। कोई रैंसमवेयर के एंगल थे, टेरर के एंगल थे, मगर अनइंटेंशनल या बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, या जिसका कारण ये भी नहीं पता, वो जो आउटेज, और वो भी मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर जो हुआ है, खाली एक सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी जो एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम भी माइक्रोसॉफ्ट की अक्रॉस द टेबल हर सेक्टर के अंदर है, उसके कारण इतना बड़ा आउटेज पहले देखने को नहीं मिला। और ये इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब कोई मान लीजिए टेरर का एंगल हो, साइबर टेररिज्म का एंगल हो, या कोई साबोटाज का एंगल हो, तो वो चीजें बियॉन्ड आपके कंट्रोल होती हैं। और दूसरा, उसका इम्पैक्ट कोई इतना लार्ज स्केल नहीं होता कि हर विश्व के हर कोने में हर चीज अस्त व्यस्त हो जाए। यहाँ पे एक तो कारण नहीं पता था, और एक बहुत रिस्पॉन्सिबल वेंडर से आ रहा था, और उसपे भी जिसकी वर्ल्ड के अंदर 80% डिपेंडेंसी है। तो इसलिए इस साइज और स्केल का डिपेंडेंसी और उसके बाद उसका आउटेज देखने को पहले नहीं मिला। इस वर्क सिस्टम को समझने के पहले जितेन, मैं आपसे एक बार फिर समझना चाहूंगी और दर्शकों को में भी ये निश्चित रूप से उत्सुकता होगी जानने के लिए कि क्या ये हैकिंग था, क्या ये एक टेक्निकल एरर है, टेक्निकल ग्लिच है? नहीं, हैकिंग नहीं है, ये टेक्निकल फ्लॉ है। एक कंपनी है क्लाउड स्ट्राइक, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है। जो माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, आज ऑफिस 365 हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे उनके जो शेयर पॉइंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए वो क्लाउड पॉइंट का एंड पॉइंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम यूज करते हैं। क्लाउड जो ये क्लाउड पॉइंट, ये क्राउड स्ट्राइक अपने आप में विश्व की एक बहुत बेहतरीन और अच्छी जो है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इंटेलिजेंस कंपनी है। और होता क्या है कि बहुत बार, मतलब ये ज्यादातर होता है, ये एक रूटीन प्रैक्टिस है कि जो एंटीवायरस कंपनीज है, साइबर सिक्योरिटी कंपनीज हैं, वो थ्रेट इंटेलिजेंस फीड रन टाइम में अपडेट डालते रहती हैं। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने आपको अपडेट आते रहते हैं। और पिछले 5-6 सालों में क्या हो रहा है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि हैकिंग के अटैक होते थे, कोई सिस्टम डिस्टर्ब होते थे, तो लोग कहते थे कि आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम से अपडेट नहीं करते हैं, आप सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल नहीं करते हैं, इस कारण ये सब होता है। तो वो देखते हुए जब ये नया क्लाउड का जमाना आया, तो जो बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनीज है, चाहे वो मोबाइल में एंड्रॉइड हो, ओएस के मामले में एप्पल हो, या माइक्रोसॉफ्ट हो कंप्यूटर्स पीसीज के ऊपर, जो क्रिटिकल अपडेट्स होते हैं सिस्टम के अंदर वो ऑटोमेटिकली होते हैं। अब उसके लिए बार बार आपसे कंसेंट नहीं ली जाती। बहुत बार आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, डिसेबल करने की कोशिश भी करते हैं तो वो अपने आप इनेबल हो जाते हैं हम्म। जब सिस्टम बूट होता है। पर कोशिश इन कंपनीज की ये रहती है कि वो अब क्रिटिकल अपडेट्स जो है बिना किसी कंटेंट कंसेंट के, इंटरफेरेंस के आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो। तो जो जो लोग माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे थे, जहां पे फैल्कन सेंसर जो है क्लाउड स्ट्राइक कंपनी का प्रोडक्ट यूज हो रहा था, उन सिस्टम्स में जैसे ही एक नया अपडेट आया, वो सिस्टम क्रैश कर गए। ये विंडोज का इनबिल्ट फीचर है। कई बार हम नया हार्डवेयर कोई सिस्टम में लगाते हैं, कोई नया प्रिंटर, हेडफोन, या कोई ऐसा नया हार्डवेयर जिसके कारण सिस्टम को प्रॉब्लम हो रही है, वो क्रैश हो सकता है। आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, या कोई क्रिटिकल एरर आया है, या हार्ड डिस्क के अंदर कोई क्रैश हुआ है, जब भी सिस्टम को लगता है कि वो क्रैश हो जाएगा या कोई सिक्योरिटी इशू है, उसके अंदर एक स्टॉप कोड मैकेनिज्म होता है। तुरंत वो सिस्टम को रोके ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ जाती है, सिस्टम पॉज हो जाता है। उसके दो विकल्प होते हैं। या तो आप सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिए, कई बार हो जाता है कि अगर नॉर्मल कैशे में एरर था, मेमोरी में टेम्पररी है, तो सिस्टम आप दोबारा रिस्टार्ट कीजिए और चल जाएगा। कई बार वो सिस्टम स्टार्ट नहीं होता, आपको सेफ मोड में बूट करके, एक बहुत लिमिटेड फीचर के साथ वो बूट होता है। आपके पास कई ऑप्शन होते हैं, या तो आप एरर को फिक्स करें, या अपने सिस्टम को पुराने स्टेट के ऊपर लेकर जाए, अगर आपने वो मैकेनिज्म दिया है। यहाँ पर यही हुआ, सिस्टम क्रैश हुए। क्रैश होने के बाद जब दोबारा बूट करने की कोशिश की, तब भी वो बग नहीं गया, वो क्योंकि फाइल वो मौजूद थी। और वो सिस्टम पूरे के पूरे, जहाँ इंटरप्राइज है, पूरे के पूरे कनेक्टेड सिस्टम्स कोलैप्स कर गए। और इस बहुत ज्यादा पैनिक इसलिए फैला
कि जो बड़ी कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर चेक इन या टिकटिंग ऑपरेशंस हुए, स्टॉक मार्केट हुआ, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर लैब की टेस्टिंग है, चेक इन है, हॉस्पिटलाइजेशन, बैंक्स हैं जहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन हैं, वो सारे के सारे इम्पैक्ट हो गए, बिकॉज ज्यादातर लोग माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और लेकिन उन्हीं के इनके क्लाउड ज्यादा बेस्ड असर कुछ कंट्रीज में खास देखने को क्यों मिला जितेन? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नहीं, यूके में भी हमने काफी वो देखा, इसलिए वो यूरोप के इसलिए कुछ होता है कंट्रीज में स्मिता। देखा। हाँ, वो इसलिए तो होता है स्मिता कि वो अपडेट जो है रेगुलर इंटरवल पे जाते हैं। मान लीजिए सुबह 9 बजे अपडेट जाना है या सुबह 12 बजे अपडेट होना है, हम्म। तो टाइम जोन के हिसाब से है। ऑस्ट्रेलिया में पहले होगा, न्यू ईयर में भी फायरवर्क्स पहले होते हैं, फिर इंडिया में हम्म। हो, फिर यूरोप में हो। तो या फिर वो ज्योग्राफी स्पेसिफिक भी जानबूझ के करते हैं कि पहले एक ज्योग्राफी के अंदर हम अपडेट को पुश करें डिस्कसेस करने के लिए। मगर सबसे बड़ी चुनौती का मामला यह है कि ये अपडेट्स ऐसे ही पुश नहीं होते। एक कंपनी जब एक अपडेट को इतने बड़े लेवल पे पुश करती है तो मल्टीपल लेवल्स की टेस्टिंग होती है। वो होने के बाद सब कुछ सही ग्रीन फ्लैग होने के बाद भी उसको एक बीटा एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाता है। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल इस तरह की डिपेंडेंसी है तो उसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाता है। उसके बाद चूंकि माइक्रोसॉफ्ट के ऑथराइज थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, माइक्रोसॉफ्ट के लेवल पे भी इस चीज को टेस्ट किया गया होगा और वो भी कई तरह के लेवल्स पे इसकी टेस्टिंग करते हैं। उसके बावजूद अगर ये स्लिप थ्रू हुआ है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, ये क्यों हुआ। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि हम ये ब्लेम गेम में ना जाएं कि अब एक क्राउडस्ट्राइक की गलती थी या माइक्रोसॉफ्ट की गलती थी। ये दर्शाता है कि हमारी डिपेंडेंसी इस समय माइक्रोसॉफ्ट के एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के प्रोडक्ट के प्रति कितनी बड़ी डिपेंडेंसी है। हम्म। हम्म। और चूंकि वही प्रोडक्ट जो ऑनलाइन थे, अगर आपका लैपटॉप ऑफलाइन था, आपके जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्टली अपडेट पुश नहीं ले रहा था, तो वो लोग इम्पैक्ट नहीं हुए हैं। हम्म। ये भी दिखाता है कि जितने लोग इम्पैक्ट हुए हैं वो डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑनलाइन है। हमारी एक्सपोजर टुवर्ड्स डिजिटल कनेक्टिविटी टुवर्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, वन सिंगल कंपनी, कितना बड़ा हमारा एक्सपोजर है। तो हम्म। ये एक खाली माइक्रोसॉफ्ट की बात नहीं है, कल ये गूगल भी होगा। आप हम लोग ईमेल सर्विस यूज कर रहे हैं। हार्डवेयर के अंदर एक दूसरी दुनिया है जहां जितनी डिपेंडेंसी हमारी वेस्टर्न कंपनीज के प्रति सॉफ्टवेयर में है, उससे हम्म। दुगनी डिपेंडेंसी इस समय हमारी चीन के हार्डवेयर के अंदर है, टेलीकॉम के अंदर, पावर ग्रिड के अंदर। और वो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा खतरनाक है बिकॉज वहां हॉस्टाइल देश के प्रति आपकी डिपेंडेंसी है। हम्म। यहाँ कम से कम ये सब डेलिबरेट नहीं था, वहां डेलिबरेट भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली मैं बहुत बड़े इसी से सवाल आज हमारे रिलेटेड मैं सामने सवाल खड़े हैं। पूछना चाह रही थी, क्योंकि अगर हम लेमन टर्म में बात करें, काफी दफा होता है ना कि हम लोग जब पहले अपनी कंप्यूटर्स यूज करते थे, ऐसा लगता था कि कंप्यूटर में बहुत फाइल आ गया है तो कंप्यूटर क्रैश हो रहा है। फोन में बहुत ज्यादा अगर स्पेस ले लिया है तो फोन क्रैश हो रहा है, Correct. हैवी हो गया है। तो क्या ये एक बर्डन, ऐसा तो नहीं कि ये जो सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा ओवरबर्डनड है इन टर्म्स ऑफ जितने नंबर ऑफ कंट्रीज के जितने नहीं नहीं, नंबर ऑफ सिस्टम्स नॉट एट इस ऑल, पर ये कर रहे हैं? नॉट नॉट एट ऑल। देखिए, जो अपडेट आया, एक फाइल आपके सिस्टम में, कई अपडेट फाइल्स आती हैं, एक सिस्टम फाइल आई, सिस्टम उसको समझ नहीं पाया कि ये क्या है। थ्रेड सेंसर की फाइल थी, वो सिस्टम उसको समझ नहीं पाया, उसको लगा कुछ क्रिटिकल फ्लॉ है, उसने अपने आप को फेल सेफ मोड में डाल दिया, एक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दे दिया। अब चूंकि क्लाउड बेस्ड है, अच्छा एक दूसरी चीज मैं आपको बताऊं उसमें था, जो आप अभी कंप्यूटर और उसकी बात कर रहे थे कि पहले के जमाने में हम ऐसा सोचते थे, वो इसलिए भी था कि ज्यादातर सर्विसेज ऑनलाइन नहीं थी। तो आपको हमको लगता था जो जो प्रॉब्लम हुई है हमारे फोन में ही है, या तो हमारे मेमोरी के कारण है, या हमने कुछ गलत कर दिया है। हम कभी ये नहीं सोचते कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण भी ऐसा हो सकता है। अभी अगर आप और हम एक नया लैपटॉप खरीद कर लेके आते हैं, और आज 60-70% लोग आज भी माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप खरीदते हैं या एप्पल का लेके आते हैं। आप आज विंडोज लैपटॉप ले आइए, बिना माइक्रोसॉफ्ट 365 का क्लाउड अकाउंट बनाए आप लैपटॉप पे लॉगिन नहीं कर सकते। ये मैंडेटरी है कि आप उनकी क्लाउड सर्विसेज एनेबल करो, पहले उसका अकाउंट बनाओ, फिर वो आपको एक महीने फ्री देंगे, फिर उसका पैसा मांगेंगे। आप हम्म। पहले क्या था, ऑफलाइन यूजर होता था, ये यूजर नेम पासवर्ड आपका सिस्टम एक स्टैंडअलोन मोड में चलता था। अब अगर आपके सिस्टम में गलती से इंटरनेट है, तो वो हम्म। बिना आपका 365 का डिग्री का अकाउंट बना, माइक्रोसॉफ्ट 365 का क्लाउड अकाउंट बनाए बिना आपको लॉगिन ही नहीं करने देंगे सिस्टम के अंदर। हम्म। और चूंकि अब क्लाउड पर डिपेंडेंसी हो गई तो ये भुगतने को मिल रहा है। हम्म। तो एक हमारे लिए सवाल बहुत बड़ा ये भी है कि आज जो अर्थव्यवस्थाओं में इतना बड़ा नुकसान हुआ है, करोड़ों अरबों का नुकसान बिजनेस सर्विसेज के कारण हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन ले। हम्म। कोई असेसमेंट कोई है कि कानून हम नहीं है। कितनी इस वक्त, कोई इसका असेसमेंट कर पाना कितना मुश्किल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा? मेरे ख्याल से बिलियंस ऑफ डॉलर्स असेसमेंट है ही नहीं ना। आप जिस व्यक्ति को आपने 4 घंटे हॉस्पिटल की लाइन में खड़ा कर दिया, उसको डेंगू का टेस्ट नहीं मिल रहा है, जिनकी फ्लाइट्स हम्म। मिस हो गई, जिनको 4 घंटे एयरपोर्ट पे खड़ा, असेसमेंट पॉसिबल ही नहीं। तो इंडिया में इसका स्केल थोड़ा सा कम क्यों नजर आया? जैसे दूसरी जगह पे स्टॉक मार्केट्स पे भी असर पड़ा, हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन हो रहा था,
जो एयरलाइंस हैं खास करके, पहले इंडिगो ने मैसेज डाला एक्स पर, फिर अक्सा, स्पाइस जेट, विस्तारा की भी खबरें आई, लोगों को मैनुअल बोर्डिंग पास वापस से जो है इशू करना पड़ा, और कम से कम 150 फ्लाइट से ज्यादा तो मतलब कैंसिल हुई हैं, बहुत रीस्केड्यूल हुई क्योंकि हैं। इंडिया में भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, पर इतना खराब नहीं था जितना ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में ज्यादा हुआ। उसके रीजन यूएस में तो कम ही हुआ क्योंकि वो सबसे लास्ट में टाइम जोन में आते हैं। अगर यूरोप के मुकाबले में कंपेयर करें, देखिए हम आज भी, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, हमारा जो फुटप्रिंट है डिजिटल के अंदर वो बहुत बड़ा है, मगर हमारे यहाँ भी चीजों को ऑटोमेटेड 100% ऑटोमेशन नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ स्मिता आज भी आप ऑनलाइन चेक इन कर सकते हैं, पर इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए आपको ऑनलाइन चेक इन नहीं करने देते, ठीक है। फिर आप अगर ऑनलाइन चेक इन आपने कर लिया तो हमारी एयरलाइंस पोस्ट करती है या वो बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट लेके आओ। फिर हम्म। भी आपको बोलते थे कि वो कई बार कई एयरलाइंस बोलते हैं स्कैन करके नहीं जाओगे, फिजिकल प्रिंट चाहिए। फिर आप वहाँ एयरपोर्ट पर जाके प्रिंट निकाल रहे हो। और हमारे लोग, अगर आप 100% ऑनलाइन बोल भी दो, तो भी हम क्या ना, कोई डिजिटल मोड के अंदर कोई एप्लीकेशन है, फाइल है, हम उसका भी प्रिंट आउट निकाल के रख लेते हैं। ये हमारी आदत है। और सरकारी ऑफिसों के अंदर भी जहाँ 100% फाइलें ऑनलाइन है, उसका भी प्रिंट आउट निकाल के रखते हैं कि कल कोई हमारे को लफड़ा हो जाए तो पता होना चाहिए कहाँ पे है। और फ्लाइट के मामले में हमारी सोसाइटी की साइकी ऐसी है, हम 2 प्रिंट आउट निकालते हैं, घर में छोड़ के जाते हैं, साथ में एक लेके जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो एक तो ये रीजन है कि आपके पास एक रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। दूसरा, ये आउटेजेस इंडिया में पहले भी हुए, दिल्ली एयरपोर्ट पे 1-2 बार हुआ किसी अन्य अन्य कारणों से। शायद एक सबक हमने पहले सीख भी लिया कि अगर एम्स छः में छः तो आठ आठ घंटे हैकिंग अगर हुआ था। पैसेंजर, एम्स में जब बहुत हाँ हफ्तों तक मतलब डाउन थे, वो तो हैकिंग था नहीं है, शायद। एम्स के अंदर हैकिंग है, एयरपोर्ट के अंदर कोई मेल फंक्शन था। हम्म। अब उसकी जानकारी साफ साफ कोई बताता नहीं है, मगर ये की प्रॉब्लम हुई, 7-8 घंटे सिस्टम डाउन था। और वो जब होता है तो 8 घंटे अगर पैसेंजर सिस्टम नहीं चल रहा, रिजर्वेशन सिस्टम, तो आप एयरपोर्ट की या फ्लाइंग सर्विस को कैसे मेंटेन करेंगे। तो उन्होंने मजबूरी में जाके वो फिजिकल बोर्डिंग पास इशू करना, हैंड रिटन चेक इन करना, वो सब कर रहे थे। वो जो लेसन हमने 2 साल पहले सीखे, जो व्यवस्था को हमने एक बार एक चला कर देखा, वो आज बहुत काम आई। इसलिए आप देखेंगे आज हिंदुस्तान के कई एयरपोर्ट्स के ऊपर हैंड रिटन बोर्डिंग पास इशू करे जा रहे थे। आपको चेक इन करने में आधे घंटे की जगह 4 घंटे लगे, फ्लाइटें 6 घंटे लेट हो गई, मगर मेजोरिटी ऑफ फ्लाइट्स रही और लगभग सभी पैसेंजर उन फ्लाइट्स के अंदर बैठे। यूरोप के अंदर क्या है स्मिता, आपको पहले तो बोलते हैं बजट एयरलाइन है सारी की सारी, कोपा एयर, ये सारे इजी जेट वगैरह। फिर बोलते हैं अपना बोर्डिंग पास भी साथ में लेके आओ। फिर ये बोलते हैं कि वो आपको चेक इन बैगेज अलाउ नहीं करेंगे, खाली हैंड बैगेज अलाउड है। तो अभी जो एक प्रॉब्लम है कि ये हैंड बैगेज की टैगिंग कैसे करें, मैपिंग कैसे करें, वो सिस्टम तो, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर तीसरा बोलते हैं कि साहब सारे तो काउंटर उन्होंने मशीनों पे लगा दिए कि अपना बोर्डिंग पास स्कैन करो, मशीन पे अपना सूटकेस डालो, वो मशीन के अंदर लेके जाएगा, आप जाओ। सूटकेस आधा इंच 1 इंच भी बड़ा हुआ या वजन आधा किलो भी ज्यादा है, तो आपका सूटकेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, भगवान भरोसे हो, कोई वहां पे मैनेजर नहीं होता। और 100% ऑटोमेशन के झंडे गाड़ते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप 100% ऑटोमेटेड चेक इन भी इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर भी 2 काउंटर खुले होते हैं मैनुअल लोगों के लिए, एक ना एक मैनेजर बैठा होता है। तो जिन जिन देशों के अंदर ये 100% ऑटोमेशन के मूड में घूम रहे थे, सारे के सारे आज ठप हो गए, फ्लाइटें कैंसिल हो गई। जिन जिन देशों के अंदर, जैसे हमारा देश है, जहां हम एक सर्टेन पार्ट ह्यूमनली चला रहे थे या पैरेलल ह्यूमन प्रोसेस था, और उसको हमने 100% फॉल बैक मैकेनिज्म में ऑफलाइन मोड में ले जा पाए, वो लोग देश इंपैक्ट हुए पर पूरे की पूरी तरह ठप नहीं हुई। इसीलिए ये एक लेसन भी है कि जिस तेजी से अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण हो रहा है, डिजिटल सर्विसेज हम जिस तेजी से जा रहे हैं, 100% ऑटोमेशन और एआई के जो हम गुणगान कर रहे हैं, हमें ये भी देखना होगा कि कुछ गलत हो जाए उसके लिए जो हम एक एक फॉल बैक मैकेनिज्म बनाते हैं, फेल सेफ ऑप्शन बनाते हैं, डिजास्टर रिकवरी, डेटा बैकअप्स, अलग अलग जगह डेटा रखना, रिडंडेंसी ऑफ डेटा हुआ, या कुछ प्रोसेस से कॉपीज रखना। हमको ये भी देखना है जो हमारी क्रिटिकल इमरजेंसी सर्विसेज, टेलीकॉम हुआ, पावर हुआ, उनकी जो फंक्शनिंग है, क्या हम ऑफलाइन मोड में बिना किसी इंटरनेट या कंप्यूटर के चला सकते हैं। हम तो हो यहाँ सकता है हंड्रेड एयरपोर्ट्स पे परसेंट इतनी संभव। डिजी यात्रा की पुश कर रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती साइन अप करवाया जा रहा है डिजी यात्रा से। हाँ वो भी देखिए, तो कल को उस अफेक्टेड हो उस सकता है। बिल्कुल होगा, पर देखिए स्मिता, ये भी है ना, 10 घंटे लाइन में लगने से अच्छा बार बार, देखिए डिजी यात्रा के अंदर आपका फोटो है, आपका फिंगरप्रिंट होगा आने वाले जमाने में शायद, या आपका बोर्डिंग पास होगा। आप वो वैसे भी सरकार को देते हैं, आप नहीं देंगे तो एयरलाइंस इंफॉर्मेशन शेयर करती है, पासपोर्ट की नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन वो आपकी और सरकार की इस तरह के सिस्टम फेलियर से अफेक्टेड नहीं होगी जो आप होगा। कह रहे हैं, वो फुली भी होगा ऑटोमेटेड अगर वो सिस्टम। अगर 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 वो माइक्रोसॉफ्ट के पर्टिकुलर चीज यूज कर रहे होते, फाल्कन सेंसर, तो वो भी इम्पैक्ट होते शायद। ठीक बहुत है। सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो डिस्प्ले टर्मिनल है वो इम्पैक्ट हो गए। तो हम्म। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो अ, अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण, इन सर्विसेज का ऑटोमेशन भी जरूरी है। उसके हम्म। साथ साथ फॉल बैक मैकेनिज्म का होना, एक एसओपी होना, इमरजेंसी रिजर्व हमारे पास ह्यूमन मैन पावर का होना, से एक व्यवस्था को चलाने की जो तकनीक होना, वो भी जरूरी है।
दोनों का बैलेंस जरूरी है। न तो हमें ऑटोमेशन से बचना है, न हमें ऑटोमेशन से होने के बाद अपनी जो एक ह्यूमन डिपेंडेंस व्यवस्था है उसको खोना है। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी जितेन, आपने कहा ऑफ कोर्स ये बहुत बड़े सबक हैं ऐसे में, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी मेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनकी तरफ से कहा गया कि जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, एक तरीके से जो आर्टीरियल हमारी स्ट्रक्चर है, जो हमारी गवर्नमेंट सिस्टम गवर्नमेंट वर्क स्टेशन को फीड करती है, कि उस पर असर नहीं पड़ा था। और जो कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स हमारी सिस्टम है, सीईआरटी, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी किया कि आप क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें वो पॉइंट शामिल थे जिनका आपने जिक्र किया कि आप रीबूट कीजिए, या थोड़े दूसरे और तकनीकी डिटेल्स थे। क्या इंडिया में हमारे इस तरह के होम ग्रोन सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग जो आपने कहा कि पूरी वेस्टर्न हेवी रिलायबिलिटी ऑन दीज ओएस सिस्टम्स? नहीं, इस पे तो ये देखिए, ये जो डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी है, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे चाइनीज हो, चाहे वो हार्डवेयर की हो चाहे किसी भी सेक्टर की हो, ये एक दलदल की तरह है। एक बार अगर आप उसके अंदर कूद गए, तो जितनी तेजी से पैरों से आप निकलने की कोशिश करते हैं, तो आप उसके अंदर और धंसते चले जाते हैं। उससे बाहर निकलने का तरीका दलदल से ये कि आप संयम रखें, धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करें कि आप और ना फंस जाएं। अब 5 साल पहले जब भारत सरकार ने, अगर आप देखेंगे कि यूपीआई के अंदर और रुपे कार्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया, बहुत लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि अब ये माइक्रो मास्टर कार्ड और वीजा के मुकाबले सरकार रुपे कार्ड क्या करेगी, विदेश में इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की प्रोफाइलिंग करना चाह रहे हैं। मगर देखिए, आज वो सबसे बड़ी आपकी एक सेलिब्रेटेड सक्सेस स्टोरी बन चुका है। यूपीआई आज पूरे विश्व के अंदर बिक रहा है। ये था, ये कोई प्रोटेक्शनिज्म नहीं था कि आप अपने आप को इंसुलेट कर रहे हैं। ये आपको दो बड़ी फॉरेन फाइनेंशियल कंपनीज की मोनोपोली से बचाने की एक तरीका था। और हर ट्रांजेक्शन पे जो 2.5% अपने पॉकेट में डाल के, आज बहुत लोगों को पता ही नहीं है। आप जब अपना क्रेडिट कार्ड एक स्टोर में स्वाइप करते हैं और 100 रुपए देते हैं, 2.5 रुपए वो क्रेडिट कार्ड कंपनी ले जाती है, वो सामने वाले बंदे को 97 रुपए 98 रुपए मिलते हैं। इसीलिए वो फिर कतराते हैं कि आप कार्ड स्वाइप मत करो, कैश दे दो। फिर आप बोलते हैं कि कैश की व्यवस्था है, पूरी की पूरी टैक्स का नुकसान होता है। तो सरकार ने जो एक कोशिश करी कि भाई हमारे पास एक होम ग्रोन ट्रांजेक्शन सिस्टम हो, एक एक कार्ड जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हो। उसका फायदा लॉन्ग रन में अब ये कि अगर आपने यूक्रेन में देखा होगा, एक स्विफ्ट नाम की व्यवस्था है जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं। पहले 12-12 15 दिन लगते थे, इंटरबैंक सेटलमेंट होता था। अब स्विफ्ट के कारण आपको पैसा 24 घंटे में मिलता है। सारे बैंक आपस में कनेक्टेड है। ये जो व्यवस्था थी, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने डेवलप करी, सारे देशों को उस पर ऑनबोर्ड किया गया, और 10 साल तक ये पूरा प्रोपोगंडा फैलाया गया। ये एक कॉमन डिजिटल गुड है, कॉमन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब देश इसके मालिक है, ये एक परिवार की कॉमन एसेट है। जब यूक्रेन से युद्ध हुआ, तो 2 महीने नहीं लगे इन पश्चिमी मुल्कों को उस स्विफ्ट को वेपनाइज करने में, उसका इस्तेमाल युद्ध के लिए करने में, और रशिया को उससे बाहर फेंकने में, ताकि रशियन बैंक सैंक्शन के अंदर टूट जाए, और ग्लोबल अर्थव्यवस्था से उनकी कनेक्टिविटी टूट जाए। तो मैं कहने का मतलब यह है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेन कंपनीज के ऊपर, किसी भी फॉरेन प्लेटफॉर्म के ऊपर, सेक्टर वाइज सेक्टर उसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। 2 साल पहले सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ये कोशिश करी कि जो चाइना, जो व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो कोशिश ये थी कि चाइना के प्रोडक्ट्स हमारे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अब ना आए। तीसरी, अब हमें ये देखना है कि जैसे इसका वेपनाइजेशन यूक्रेन युद्ध के अंदर टेक्नोलॉजी का हुआ, तो आज जो स्मिता हुआ है वो शायद डेलिबरेट ना हो, शायद एक इंसानी गलती हो, या इंसान की गलती ना होकर भी हमारी बेवकूफी हो। मगर अगर कल कोई इसे डेलिबरेटली करना चाहे, हम्म। कल अगर अमेरिका का युद्ध चीन से होता है, तो क्या वो इन कंपनीज का इस्तेमाल करके इस तरह की चीजें करने से हिचकिचाएगा? और हम्म। अगर करना चाहेगा तो या क्या ये कंपनियां मना करेंगी? ये बहुत बड़े सवाल है कि जितना हमारा एक्सपोजर है, तो हम्म। ये हमें देखना है कि डिपेंडेंस हमें किसी भी हाल में, चाहे मित्र मुल्कों के ऊपर हो या दुश्मन मुल्क के ऊपर हो, जो चाइना की मैं बात कर रहा हूं, हमें उसको कम करना चाहिए। हमें होम ग्रोन सिस्टम लेके आने चाहिए। मैं हम्म। इसमें ये भी नहीं कहना चाहता कि आप कल से माइक्रोसॉफ्ट को फेंक दीजिए और अपना कोई फालतू टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम उठाकर लगा लीजिए, नहीं। मैं कहूंगा अगर भारत के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है और वो 50% 60% केपेबल ही है, अच्छा नहीं है, आप उसको हर जगह मत लगाइए। पर जो नॉन क्रिटिकल नॉन एसेंशियल सेक्टर्स हैं, तो उन व्यवस्थाओं में उनको आप छोटा छोटा इस्तेमाल करके धीरे धीरे उसे बढ़ाने का कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, आपके घर में जो राउटर लगे हैं, 3 साल पहले तक 95% राउटर चाइनीज कंपनीज के थे, हुआवी, जेटी, सबसे सस्ते उन्हीं के आते थे। तो ऐसी कोई चीज अगर भारत में बन रही है, वो अगर 10% कम कैपेबल है और 20% महंगी है, तो भी हमको उसको पुश करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे जब इस कंपनीज की सेल बढ़ेगी, साइज एंड स्केल बढ़ेगा, तो वो रिसर्च एंड सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करेंगे और वो भी ऐसी बेहतरीन प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर हम एक साथ भी रिप्लेस नहीं कर सकते, कल हम बोले किसी सारे फॉरेन ऑपरेटिंग सिस्टम बैन कर दो, तो भी आप नीचे गिरोगे। हम्म।
और जैसे अब यूएस ने किया स्मिता, यूएस ने अभी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चाइना के स्मार्टफोन्स के लिए बैन कर दिया। आज अच्छा। हुआवी जैसी जो सबसे बड़ी फोन कंपनी है वो एंड्रॉइड का इस्तेमाल नहीं कर पा रही। हम्म। तो इन इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल आपकी अर्थव्यवस्था का गला घोटने के लिए भी किया जा सकता है, इसलिए डिपेंडेंसीज को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है राष्ट्र हित में। बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन जितिन, जो ये आज घंटों तक हमें जो कंफ्यूजन देखने को मिला ग्लोबल स्केल में, इस वक्त क्या आप कहेंगे कि रेस्टोरेशन टुवर्ड्स नॉर्मलसी हो रही है या अभी भी वक्त लगेगा? क्या है अभी सिचुएशन? रूट कॉज तो उसका 3-4 घंटे में मिल गया था। क्राउड स्ट्राइक ने भी एक एडवाइजरी जारी करी, उन्होंने भी वो तरीका बताया कि पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करना आप कर पाएंगे, मगर देखिए बहुत लोग अपने आप ये करने में समर्थ नहीं है। जो लोग समर्थ भी हैं उनके पास एडमिन एक्सेस नहीं है, बिकॉज वो फाइल डिलीट करने के लिए एडमिन एक्सेस चाहिए। अब कई बार आईटी टीम ने चलिए एडमिन एक्सेस है भी, तो बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जैसे सरकारी बैंक है, वो हम्म। पत्थर की लकीर के ऊपर चलते हैं। अगर उसमें लिखा है कि 5 जनों की मौजूदगी के बिना कोई आप इस तरह का सिस्टम ना तो इंस्टॉल करेंगे ना डिलीट करेंगे, 48 घंटे पहले उसकी टेस्टिंग होगी, तो आप चाहकर भी उसको नहीं कर सकते। दूसरा, अगर 10 लाख लोग इम्पैक्टेड हैं और मात्र 10,000 प्रोफेशनल अवेलेबल हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। हम्म। तो ये, अब प्रॉब्लम पता है, उसका सोल्यूशन भी पता है। अब उसको रिमोटली कैसे फिक्स किया जाए, कैसे मैनुअल इंटरवेंशन करके जो बड़े सेक्टर है वहां पे किया जाए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए हम्म। बहुत सारे सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर हुआ, हमारा जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, जहां पे किसी भी रिमोट अपडेट को किसी भी वेंडर का रिमोटली अलाउ नहीं किया जाता, पहले उसकी भी टेस्टिंग अपने यहाँ होती है चाहे कैसी भी हो, हम्म। उसके बाद ही हम उसको अलाउ करते हैं। इसलिए जो जो लोग ऐसा कर रहे थे वो बच गए आज, और जो हम्म। जो लोग भगवान भरोसे या माइक्रोसॉफ्ट भरोसे चल रहे थे वो सारे आज निपट गए। चलिए ठीक है, बहुत जरूरी मुद्दों को आपने हमें समझाया, और निश्चित रूप से जो बात आपने कही कि इसमें से बहुत सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे भी हम बार बार सुनते हैं कि आने वाले सालों में और दशकों में अब जब हम जिन युद्धों की बात करते हैं वो कन्वेंशनल युद्ध नहीं होंगे, वो ऑल टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल युद्ध होंगे। कभी बायोलॉजिकल, कभी स्पेस, तो कभी ऑनलाइन वॉर्स। साइबर टेररिज्म खास करके जो है सबसे ज्यादा खतरनाक क्षेत्र बन के उभर रहा है फिलहाल। बहुत शुक्रिया स्मिता, आपका हमारे साथ जी। स्मिता, युद्ध की जरूरत नहीं है। यही बड़ी कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और चाइना की बैदू आज अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच कर रही हैं कि हमें 4,000 5,000 सेल्फ ड्राइविंग फुली ऑटोमेटेड कार्स को चलाने की अनुमति दें। कल की रिपोर्ट है, वुहान जहां पे कोविड फैला, वहां बैदू ने 4,000 कार लॉन्च करी जो फुली ऑटोमेटेड एआई ड्राइविंग, कोई ड्राइवर नहीं है उसके अंदर, और जो हम्म। नॉर्मल टैक्सी उससे किराया 1/10 है। तो कल अगर 10,000 कार ये कंपनियां आपके शहरों में चलाएंगी, और ऐसी किसी बग, चाहे वो इंटेंशनल हो चाहे गलती से हो, उसके कारण नेविगेशन सिस्टम फेल होता है, कोई एक्सीडेंट होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? खुदा न ये अपने आप खास्ता, में बड़े सब। मतलब ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड के साईफाई मूवीज रियल लाइफ से जो है रियल लाइफ में उभरने की स्थिति में आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जितिन जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम धन्यवाद दर्शकों का स्मिता। भी शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।